नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 53 से हम देखने जा रहे हैं। सेक्शन 53 है आपका एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक, और वो जो ऑफेंस है या जो एलिगेशन है वो उस नेचर का है कि एक रीजनेबल ग्राउंड अफोर्ड करा रहा है या उस परिस्थिति में हुआ है कि आपको रीजनेबल ग्राउंड है कि आपको जो है एक एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, तब पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा, वो आपका रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर से या कोई भी व्यक्ति जो उनके एड या डायरेक्शन में काम कर रहा है कि वो एग्जामिनेशन करें। और वो एग्जामिनेशन का पर्पज़ क्या है? अफोर्डिंग एविडेंसेस। अब उसके बाद क्या है आपका, इस प्रोसेस के दौरान आप नेसेसरी फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगर कोई फीमेल यानी कि आपका किसी भी स्त्री का अगर आप जो है उनके पर्सन्स को चेक करना चाह रहे हैं, उनके बॉडीली प्राइवेट पार्ट्स को चेक करते हैं, तो आपको जो है एक फ़ीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होगी या उनके डायरेक्शन में या उनके सुपरविज़न में कोई काम कर रहा हो, वो आपका जो एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो, एग्जामिनेशन में आपका खून का एग्जामिनेशन, खून के धब्बों का एग्जामिनेशन, सीमन का एग्जामिनेशन, स्वैब्स का एग्जामिनेशन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में, स्पटम का एग्जामिनेशन, स्वेट का एग्जामिनेशन यानी पसीने का, हेयर सैंपल्स, बालों का एग्जाम्पल, फिंगर नेल क्लिपिंग्स, जो आपके नेल में जो आपके कुछ है तो नहीं, फिंगर नेल क्लिपिंग्स में आपका जो है वो चेक होंगी। और किस तरीके से चेक होंगी? मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा। उसमें आपका डीएनए प्रोफाइलिंग भी इंक्लूड है और कोई से भी आपकी टेक्निक हो सकती है जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को आवश्यक लगे उस स्थिति में। अब आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है? कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत मेडिकल क्वालिफिकेशन रखता है और उसमें रजिस्टर्ड है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, ठीक है। अब 53A देखते हैं, ये 2006 के अमेंडमेंट के बाद आया था। जब भी किसी भी पर्सन को रेप या कमीशन ऑफ द रेप या अटेम्प्ट टू कमिट रेप के लिए आपका जो है अरेस्ट किया जाता है, तो दोनों आपको याद रखना है, ऑफेंस ऑफ रेप एंड अटेम्प्ट टू कमिट रेप, ठीक है, दोनों को याद रखना है आपको। और ये रीजनेबल ग्राउंड है बिलीव करने के लिए कि उसके पर्सन की, यानी कि जब रेप का होता है तो प्राइवेट पार्ट ऑब्वियसली चेक होंगे, तो वो क्या कहते हैं, एक एविडेंस अफोर्ड कराएगा कि भैया ये जो है इससे पता चल जाएगा, थोड़ा एविडेंस आपका फर्निश करेगा वो चीज़। तो ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसमें हो सकता है, जो हॉस्पिटल आपका गवर्नमेंट रन कर रही है, कोई लोकल अथॉरिटी में हो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर वो नहीं है तो कोई 16 मीटर की रेडियस, 16 किलोमीटर की रेडियस में अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो कोई भी व्यक्ति उनकी डायरेक्शन में या जो ऐड कर रहा हो वो एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है, एग्जामिनेशन कर सकता है। तो क्या एग्जामिनेशन कर सकता है? किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा? सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का ऑफिसर ना होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, तो आप एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन वही सेम ऊपर वाला एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन का जो है आप जब करते हैं तो नेसेसरी फोर्स इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर रहा है, वो बिना किसी डिले के, क्या है उसकी ड्यूटी, तो वो एग्जामिन करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस रिपोर्ट में आपका क्या क्या मेंशन होगा? नाम और पता एक्यूज का, और किसके द्वारा उसको लाया गया है, किस व्यक्ति कौन लाया है उसको, वो उसमें लिखा जाएगा रिपोर्ट में। एक्यूज की अवस्था क्या है, उसकी एज क्या है, कितने वर्ष का है वो, और उसके पर्सन्स पे अगर कोई मार्क है, ठीक है, वो आपका जो है उसमें रिपोर्ट में लिखा जाएगा। मान लीजिए कहीं खून का धब्बा है, ठीक है, और ब्रूटली आपने जो है मान लो रेप किया है तो कहीं उसके निशान हैं, ठीक है, या सीमन वगैरह स्वैब्स वगैरह पाया गया है, तो उस हिसाब से आप जो है वो सारी चीज़ें आप जो है उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकिंग फ्रॉम द पर्सन ऑफ एक्यूज ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। जब डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जब आप जाते हो तो क्या आपका वर्णन किया था एक्यूज़ ने, तो वो आप जो है उसके पर्सन का भैया कि
मतलब जो भी आपका डिस्क्रिप्शन में आता है सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। कोई भी मटेरियल पर्टिकुलर रीजनेबल डिटेल में, ये नहीं बहुत सारी डिटेल, सिर्फ रीजनेबल मटेरियल ज़रूरी है, ठीक है। रिपोर्ट में हम प्रिसाइजली मेंशन करेंगे कि हम इस कंक्लूज़न पे आए तो हमारा रीज़न क्या था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट बताएंगे कि कब कमेंस हुआ था, ठीक, और कब कंप्लीट हुआ था एग्जामिनेशन, वो भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा। उसके बाद जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो बिना किसी डिले के रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा, और वो जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा 173A के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 173 आपका जो 5 क्लॉज ए है उसमें डायरेक्ट मेंशन कर रखा है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जो है चार्जशीट का पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 54 देख लेते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ठीक, और वो एग्जामिन किया जाता है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, तो अगर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सून आफ्टर अरेस्ट इज मेड, जैसे ही अरेस्ट हुआ है उसके तुरंत बाद, ठीक। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन किसके द्वारा होता है, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अगर कोई अरेस्टेड पर्सन फीमेल है तो मेडिकल ऑफिसर कौन होनी चाहिए, फीमेल मेडिकल ऑफिसर होनी चाहिए। अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है अवेलेबल तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है कि जो मेडिकल ऑफिसर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो आपका एग्जामिनेशन कर रहा है अरेस्ट पर्सन का, वो रिकॉर्ड रखेगा अपना एग्जामिनेशन का, उसमें इंजरी बताएगा, मार्क बताएगा, कोई भी वायलेंसेस के मार्क हैं, ठीक। एंड एग्जैक्ट नहीं तो अप्रॉक्सीमेट टाइम बताएंगे आपकी, अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या रहा होगा जब आपका इंजरी या मार्क इन्फ्लिक्ट की गई है। अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो यार भगवान तो है नहीं ना, वो साइंस तो अप्रॉक्सीमेशन पे भी चलती है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेशन में आप जा सकते हैं। जब कोई एग्जामिनेशन सबसेक्शन 1 के तहत किया जाता है तो कॉपी उस रिपोर्ट की या उस एग्जामिनेशन की जो कॉपी है वो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा फर्निश की जाएगी या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा फर्निश की जाएगी, जैसा भी आपका केस होगा, किसको, अरेस्टेड पर्सन को, या फिर वो व्यक्ति को जो कि नॉमिनेट किया जाता है अरेस्टेड पर्सन के द्वारा। अब 54A क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। ये आप जब ये पढ़ेंगे ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो है TIP सेक्शन 9 के तहत पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 9 के तहत पढ़ा जाता है, चलो इसको यहाँ भी पढ़ लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें तो सिर्फ वेयर प्रोविज़न पढ़ने हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट रेफ़र कर लेना, ठीक है। वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी। किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, उसको चार्ज किया गया है, ठीक है, अरेस्ट किया गया है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन मान लो किसी व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति द्वारा नेसेसरी है, कि ये बताने के लिए कि यही था ना व्यक्ति, TIP होना ज़रूरी है। तो कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड to subject himself to identification by any person or person in such manner as the court deem fit. सही है, provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, मान लो जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन सुपरविज़न ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के अंडर होंगी, जो अप्रोप्रिएट मेजर लेगा कि व्यक्ति जो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक, वो उन विधियों के साथ कंफर्टेबल है, मतलब कोई भी आपने जैसे मान लीजिए मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल्ड है, देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, तो आप
हर एक वो मेथड यूज़ करेंगे जिससे वो कंफर्टेबल फील करे और बता पाए कि हाँ यही व्यक्ति था। मान लीजिए देख नहीं सकता है लेकिन उसने कोई चीज़ सुनी हो, उसकी आवाज़ सुनी हो, आप समझ रहे हैं ना, तो वो उस सिचुएशन में उसको रखा जाएगा कि वो जो है आपका कंफर्टेबल हो, उसको सुविधा हो और वो जो है बता पाए। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ्ड। और ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगी ये वीडियोग्राफ्ड होगी। अब ये जो अमेंडमेंट आया था ये आपका इंसर्ट हुआ था 2013 के अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड अगर आपसे पूछे सिर्फ स्पेसिफिकली तो आपका जो है वो 2005 के अमेंडमेंट से आया। अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछ ले प्रोविजो किससे आया है तो प्रोविजो आपका 2013 के अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, हम इससे लेके जो बाकी के अरेस्ट के प्रोविज़न हैं वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।